हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल में हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, आपका जैन साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप उसे जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीचडी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो हम बात करते हैं आज रासो साहित्य के बारे में। ठीक है, आज हम रासो साहित्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रासो साहित्य के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने जो है रासो साहित्य का जो विवरण दिया था वो वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का जो विवरण दिया वो वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया था। और इन्होंने जो शुक्ल के अनुसार जो वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ ये मानते थे वो बीसर देव रासो को मानते थे। ठीक है, जो इन्होंने सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर रामचंद्र शुक्ल ने माना है तो वो आपका बीसर देव रासो को माना है। शुक्ल के ही अनुसार प्रमुख रचनाकार व रचना है, इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले हम एक एक करके अच्छे से, इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे भी जाते हैं। इतना तो आपको एकदम रटा होना चाहिए जितना आपका इसमें दिखाया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। खास करके ये ऑप्शन में पूछे जाएंगे आपके 4 ऑप्शन देकर, कौन सा नहीं है आपका। ठीक है, रचना किसकी है किसकी नहीं है, तो आपका रासो साहित्य के बारे में पूछ लिया जाएगा, कौन रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसमें इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, आपका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अदर भी पेपरों में इसके क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके लेखकों के बारे में, अच्छे से उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक पढ़ेंगे, फिर उनकी रचनाएं हैं और कौन सा किसमें रस पाया जाता है आपका ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि उसमें कौन सा रस है, तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दलपत विजय के बारे में। दलपत विजय की रचना जो है वो खुमान रासो है। ठीक है, दलपत विजय की रचना खुमान रासो है। दूसरे हैं आपके नरपति नाल, इनकी रचना बीसर देव रासो है। नरपति नाल की बीसर देव रासो है। और जगनी की आपकी परमाल रासो, जिसे आला खंड भी कहा जाता है। जगनी की परमाल रासो, आला खंड जिसे बोलते हैं। और चंद बरदाई की जो आपकी रचना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो। और केदार भट्ट की जयचंद प्रकाश। केदार भट्ट की कौन सी है? जयचंद प्रकाश। मधुकर भट्ट की आपकी जयमैंग जस चंद्रिका। मधुकर भट्ट की जयमैंग जस चंद्रिका। और आगे बात करते हैं सारंगधर की हमीर रासो है। सारंगधर की हमीर रासो। नल सिंह की विजयपाल रासो। श्रीधर की रणमल छंद। ठीक है, ये रचनाएं इनकी हैं, रचनाकारों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अब इनके बात करते हैं, हम इनके रस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दलपत विजय की जो खुमान रासो है वो वीर रस में है। दलपत विजय की खुमान रासो आपकी वीर रस में है। और नरपति नाल की बीसर देव, ये भी आपकी जो है ये श्रृंगार रस में है। ठीक है, बीसर देव रासो किसमें है? श्रृंगार रस में है। और जगनी जो है आपकी परमाल रासो, इसमें वीरता का बहुत ज्यादा वर्णन भी करते थे, तो इस वजह से जो है आपका परमाल रासो वीर रस में है। चंद बरदाई आपका श्रृंगार और वीर रस दोनों में आता है, क्योंकि पृथ्वीराज के जीवन के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है, तो उनमें उनके विवाह और ये सब भी बताया गया है, तो इस वजह से उसमें श्रृंगारी भी छड़ दिए गए हैं, जिसके कारण उसमें श्रृंगार और वीर रस दोनों के बारे में वर्णित है इसमें पृथ्वीराज रासो में। और केदार भट्ट की बात करें तो जयचंद प्रकाश, ये भी आपका वीर रस में है। और मधुकर भट्ट जयमैंग जस चंद्रिका, सारंगधर हमीर रासो। और नल सिंह की बात करें तो आपका विजयपाल रासो, ये भी वीर रस में है। और श्रीधर की रणमल छंद जो है आपकी, ये भी वीर रस में है। ठीक है, और ये थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख रचनाकार व रचना, जो कि आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा पेपरों में पूछे भी जाते हैं। आगे हम बात करते हैं रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य के बारे में जो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी के जो आपके हिंदी के प्रथम जो महाकवि माने जाते हैं वो आपके चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसको प्रथम महाकाव्य माना है। तो पूछा भी जाता है कि हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो आपका पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये आपके रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और बात करते हैं प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक की, तो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है, किसी ने प्रमाणिक माना, किसी ने कहा कि नहीं ये अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक माना है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में। तो क्वेश्चन आपको इसमें एक एक नाम जो है आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि आपको कोई भी एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, जिसमें से एक आपका 3 आपके प्रमाणिक में रहेंगे, तो एक आपका अप्रमाणिक से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें प्रमाणिक आपका नहीं है। ठीक है, तो आपको उसमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और PYQ प्रीवियस में आ भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप अगर नहीं लगाएं तो एक बार जरूर लगाइएगा क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और रासो साहित्य ही पूरा इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे इसके रचना हो गए, रचनाकार हो गए, तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। तो इसलिए पूरा रासो साहित्य जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें भी मैटर जितने हो सके उतना मैं लेके आई हूँ कि उसमें कुछ भी आपका ना छूटे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो भी फैक्ट लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा डीपली है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ना तो कोई रचना छोड़नी है, जितने रचना और रचनाकार हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, और प्लस आपके प्रमाणिक और अप्रमाणिक जो दिए हैं उनके भी नाम अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। तो बात करते हैं हम प्रमाणिक की, और किसने अप्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, तो एक एक नाम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रमाणिक की बात करते हैं। प्रमाणिक में आपके श्याम सुंदर दास हो गए, आपके मिश्र बंधु हो गए, मोहनलाल विष्णुनाथ पांड्या हो गए, और कर्नल टॉड हो गए। ठीक है, ये 4 नाम अच्छे से रट लीजिए। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुनाथ पांड्या, आपके कर्नल टॉड और मिश्र बंधु, ये चारों आपके नाम एकदम रट जाने चाहिए कि 4 नाम आपके प्रमाणिक में माने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अप्रमाणिक के। अप्रमाणिक में आपके आएंगे रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद, श्यामल दास आपके, और गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलहर और मुरारीदार। ठीक है, ये आपके 6 नाम जो है वो अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल चंद, हीराचंद आपके, और बुलहर, मुरारीदार, ये आपके 6 नाम अच्छे से याद होने चाहिए जो इन्होंने अप्रमाणिक माना है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके अर्ध प्रमाणिक में। इसमें सबसे ज्यादा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, और दशरथ ओझा और मुनिजन विजय, ये 4 नाम आपके अर्ध प्रमाणिक में हो गए। तो इसमें जितने भी आपके प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी नाम आपको छोड़ना नहीं है कि इसमें आपको ये चीज़ नहीं याद हो रही है तो 1-2 नाम, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ लेगा और कोई भी क्वेश्चन में, और ये खास करके आपके ऑप्शन वाइज नहीं रहेंगे, इसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे के या मैचिंग में आ जाता है, तो इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए भी आपको याद होना चाहिए, और जितना हो सके उतना आप इसको और रासो साहित्य को पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं रासो साहित्य में जो है आपके इनके छंद के बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में। प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक पढ़ने के बाद अब पृथ्वीराज रासो में छंदों का प्रयोग किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो में आपके 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगर जिसमें मुख्य छंद की बात करें, आपके कवित्व हो गए, दोहा हो गए, छप्पय हो गए, गाहा, आर्या, तोमर, त्रोटक, ये सब आपके प्रमुख छंदों में आते हैं। ठीक है, जो कि पृथ्वीराज रासो में प्रयोग किया गया है। और चंद बरदाई को जो है छप्पय छंद का जो है विशेषज्ञ भी माना जाता है। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को जो है चंद बरदाई के जो पुत्र जलहन थे इन्होंने पूर्ण किया था। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया, तो आपके जलहन ने पूर्ण किया। ठीक है, जो कि चंद बरदाई के पुत्र थे। और इसके बारे में आगे बात करें तो जो आपके बच्चन सिंह थे इन्होंने जो है इसे राजनीतिक महाकाव्य की रचना माना है कि एक राजनीतिक महाकाव्य है। ठीक है, राजनीतिक महाकाव्य किसने माना, तो बच्चन सिंह ने माना है आपका। और हिंदी में अगर हम बात करें, सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन किया गया है वो आपके नरपति नाल जो कृत है बीसलदेव रासो, इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 महीनों का वर्णन किया गया है तो आपके बीसलदेव रासो में किया गया है, जो कि नरपति नाल की रचना है। और कैमास वध की बात करें तो ये आपका पृथ्वीराज रासो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैमास वध किसका आपका सर्ग है या किसमें मिलता है, तो आपका सब बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पृथ्वीराज रासो है।
तो इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डीपली भी पूछे जाएंगे आपसे। तो इसलिए उसके बारे में एक एक पॉइंट कुछ भी आपका छूटे ना, इसलिए आपका अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परमार रासों, जिसे हम आला खंड भी कहते हैं। परमार रासों में आपकी आल्हा ऊदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। आल्हा और ऊदल दो नाम याद रखिएगा। परमार रासो जो कि आपका आल्हा खंड है, इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। और आपके आल्हा खंड में जो सर्वप्रथम इसको प्रकाशित करवाया था वो आपके चार्ल्स एलियट ने। तो पूछा जाए कि आल्हा खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित किसने करवाया, तो आपका चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। और आल्हा खंड जो है आपका ये बरसात ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, जो कि उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। ठीक है, ये बरसात के ऋतु में गाया जाता है। तो मौसम भी याद रखिएगा, कौन सा ऋतु है, तो बरसात का। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रासो साहित्य। फिर आपका चाहे आपके रचनाकार या उनकी रचनाएं हो गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद उनके किसने, पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत ज़्यादा रासो साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट आपके महाकाव्य हैं। तो उसके प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसने किसने माना, किसने नहीं माना। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट उसके अंदर के बारे में भी बताया जाता है। तो थोड़ा सा डीपली भी इसमें पढ़ना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नॉर्मली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका कम पूछे जाते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं, उसको मैं उस हिसाब से पढ़ाती हूँ। बाकी इसमें अगर आपका पूछा जाता है डीपली, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ओके गाइस, थैंक यू।